राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। अब भारतीय किसान भी मॉडर्न खेती के प्रभाव को समझ रहे हैं, दुष्प्रभाव को जानने लगे हैं। इसलिए भारतीय किसान भी बहुत तेज़ी से ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय किसानों में भी ऑर्गेनिक खेती, अपनी पारंपरिक जो खेती रही है उसमें रुचि बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे फसलों का समय आता है, एक तंत्र सक्रिय हो जाता है। वो तंत्र किसानों को फिर भयभीत कर देता है। इसलिए समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आने लगती हैं कि जो केमिकल आधारित जो खाद हैं उनकी कमी हो गई, किसानों की लंबी लंबी लाइन मिल गई, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, और इससे परेशान होकर तो किसान का मानसिक संतुलन फिर गड़बड़ाने लगता है। फिर वो उसी तरफ मुड़ने लगता है जिसका वो क्रियान्वित कर रहा है, जिस मॉडर्न खेती को वो अपना रहा है। क्योंकि किसान भी आज इस बात को समझ रहा है कि जब से उसने रसायन आधारित खेतीबाड़ी का परंपरा शुरू की है उसको बहुत नुकसान हुए हैं। अब किसान भी इस बात को समझने लगा है, किसान ही नहीं, हर व्यक्ति इस बात को समझने लगा है कि जब से उन्होंने रसायन आधारित खेती को अपनाया है तब से समाज में बीमारियों का प्रकोप अनायास बढ़ गया है। बीमारियों का प्रकोप ही नहीं बढ़ा, हमारी उम्र भी घट रही है और ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। और यदि इलाज कराने लगते हैं तो सब कुछ बिक जाता है, लेकिन ना तो रोगी ठीक होता है ना उस बीमारी की समापन होता है। तो किसान इस बात को समझ रहा है। किसान इस बात को भी समझ रहा है कि मॉडर्न खेती पर, खाद खरीदने पर, कीटनाशक दवाएं खरीदने पर या मशीनी आदि खरीदने पर उसको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और इतने खर्च करके उसको कोई लाभ नहीं होता। तो खेती का व्यवसाय अब उसके लिए हानिप्रद होने लगा है। इसीलिए हर साल लाखों किसानों के जो संतानें हैं, किसानों के जो पुत्र हैं, वो अपनी परंपरागत खेती छोड़कर या तो मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं या फिर गांवों से पलायन करके शहरों में चले जाते हैं और किसी दूसरे काम धंधे में भाग आजमाने का प्रयास करते हैं। एक अच्छी सुखद शांति जिंदगी छोड़कर वो संघर्ष में जीवन में जुट जाते हैं। किसान इस बात को भी समझने लगा है कि जब से उसने मॉडर्न खेती को अपनाना शुरू किया है तो खेती की लागत ही नहीं बढ़ी, उसका खेत भी बंजर होता जा रहा है। खेत की जो उर्वरता क्षमता है वो धीरे धीरे घट रही है। इसलिए वो स्वयं चाहता है कि इस मॉडर्न खेती को त्याग दे, लेकिन विवश है क्योंकि समाचार तंत्र है या एक तंत्र है जो उसे विवश करता है कि वो उस मॉडर्न खेती को छोड़े ना, वो अपनी परंपरागत खेती की तरफ ना लौटे। या फिर उसको बार बार ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि यदि उसने परंपरागत खेती की तरफ मुड़ा तो उससे नुकसान होगा, उसकी खेत में फसल नहीं होगी या फसल होगी थोड़ी बहुत होगी या फिर उसकी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और वो ऐसे में कर्जदार बन जाएगा। तो ऐसे भय के कारण भी फिर किसान को अपने कदम वापस खींचने लगते हैं। लेकिन किसानों को एक बात समझ लेना चाहिए कि जिस परंपरागत खेती से हम हजारों सालों से अपना परिवार पालते रहे, समृद्धि का हमने ऊंचाई वाला लेवल छिया, हम पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप से पहचाने गए, उसके पीछे सिर्फ हमारी वो मूल परंपरागत खेती थी, क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसमें आज भी बहुत पर्याप्त संभावना है। और इसीलिए भारत में तो अब ऑर्गेनिक खेती की जो शुरुआत है 2000 के आसपास ही शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तो भारत की जितने भी सरकारें हैं या फिर एग्रीकल्चर जो मंत्रालय हैं वो किसानों को प्रेरित करता रहा कि वो अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर इस मॉडर्न खेती पर आए। और खेती पर नहीं आए, बहुत सारी खेती तो छिड़वा भी दी। हमारे यहाँ तिलहन की दालें होती हैं उनकी खेती कम करा दी। हमें सिर्फ या तो गेहूं की तरफ प्रेरित कर दिया या फिर चावल की तरफ प्रेरित कर दिया या फिर गन्ने की तरफ प्रेरित कर दिया। हमारे लिए तीन यही मुख्य प्रमुख फसल बन के रह गई। हमने जो फसलें उगाते थे उनको बोना बंद कर दिया। इससे हमारे यहाँ कई तरह के परिवर्तन आए, खेतों में भी इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन यदि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से इस ऑर्गेनिक खेती की शब्द की शुरुआत खेती की नहीं। खेती तो परंपरागत पूरी दुनिया में बिना केमिकल आधारित खाद के माध्यम से होती थी। तो यहाँ से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुई। उस यूरोप में तो पिछले 100 सालों से ऑर्गेनिक खेती की जाती है, क्योंकि उन्होंने 100 साल पहले ही मॉडर्न खेती के रसायन आधारित खादों के दुष्प्रभाव को समझ लिया था। उन्होंने उन सभी कारणों को जान लिया था जिससे समाज पर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम तो
1960 में मॉडर्न खेती की तरफ अग्रसर हो रहे थे। हमारे देश में तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत ही 1960 के आसपास हुई। हमें बताया गया कि जब तक हम मॉडर्न खेती या खेती में खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे सामने ऐसे हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने ऐसे प्रारूप दिखाए कि हम अपनी पारंपरिक खेती की छोड़कर इस मॉडर्न खेती की तरफ अग्रसर हो गए, और उसका परिणाम हमने पिछले 50 सालों में बहुत तेज़ी से देखा है। इसके कारण हम कर्जदार भी हो गए, हमने अपने संतानों को गंवा दिया, अपने परिवार के बहुत सारे सदस्यों को बीमारियों से असमय मृत्यु को प्राप्त होते हुए देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि हमारी जो स्वयं की खेती होती थी उसकी उत्पादक क्षमता भी पहले की तुलना में आधी रह गई, और आधे खेत तो बंजर हो गए, या फिर खेती की जो लागत है अनायास पिछले 30-35 सालों में कम से कम 6 गुना बढ़ गई। इसलिए ज़्यादातर किसान कर्जदार की स्थिति में। तो ऐसे में आप निश्चित रूप रहिए कि जो हमारी पारंपरिक खेती रही है, कि उसको किसी भी नाम से कहें, आज उसको ऑर्गेनिक नाम से जानते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की जगह यदि हम पारंपरिक खेती कहें, प्राकृतिक खेती कहें, उसमें आज भी बहुत सारी संभावना है। हमें किसी तरह के केमिकल आधारित खाद की आवश्यकता नहीं है, ना हमें दवाएं खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी दिव्य औषधि पारसमणि उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हर समस्या का सहजता से इलाज हो जाता है। और वो पारसमणि तो परीक्षित है, क्योंकि कम से कम 5,500 साल से तो हम उसका नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गौ माता के बारे में। गौ माता के अंदर वो सारी क्षमता हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी अवस्था में अपनी खेती को सफलता तक ले जा सकते हैं। और उसमें जो गुण हैं, अब तो आधुनिक परीक्षणों से, आधुनिक अध्ययनों से हर बात साबित हो रही है। और हम तो ये भी जानते हैं कि एक समय हमारे देश में गायों की संख्या इतनी अधिक होती थी कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उस खाद के माध्यम से हमारी जो भूमि थी, हमारे खेत थे, इतने उर्वरक थे कि कभी हमें अन्न की किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं हुई। और फिर अन्नों को लेकर भी हमारे यहाँ विविधता रही है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने अन्नों की एक विशिष्टता रही है, और वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारे लिए बहुत उपयोगी भी रहे हैं। क्योंकि जो आधुनिक अध्ययन परीक्षण हुए हैं गाय को लेकर, गाय के जो पंचगव्य हैं उनको लेकर, बहुत सारे अद्भुत जो बातें पता चली हैं। तो आजकल गाय के गोबर के माध्यम से खेती करने का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे हम गाँव डंग मैन्योर कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं, या फिर कई लोग इसको फिर आजकल हम बर्मी कंपोस्ट कहने लगे हैं, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट का अर्थ है कि गाय के गोबर में कुछ केंचुआ छोड़कर उसको वहाँ ट्रांसफ़र करना। लेकिन प्राकृतिक रूप से जब तक हम अपने खेतों में रसायन आधारित ये खाद का प्रयोग नहीं करते थे या इन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते थे, तब तक तो हमारे खेतों में लाखों संख्या में जो केंचुए हैं प्राकृतिक रूप से वहाँ विद्यमान ही रहते थे। तो ऐसे में जैसे किसान अपनी खेती की शुरुआत करता था, हल जोतता था, पानी लगाता था, फसलों की बुवाई करता था, तब ये केंचुए स्वयं सक्रिय हो जाते थे, क्योंकि उनके लिए वहाँ आहार के रूप में पर्याप्त चीज़ें होती थी। क्योंकि किसान भी उनके लिए फसलों को अदला बदली के माध्यम से लगाता रहता था, फसलों के जो वेस्ट थे अपने खेतों में डालता रहता था। इसके अलावा गाय का गोबर जो खाद के रूप में बन जाता था, उसको अपने खेतों में प्रयोग करता था। इससे ये केंचुए हमेशा सक्रिय रहते थे। लेकिन आजकल तो हमें केंचुए विशेष रूप से खरीद कर अपने गोबर को खाद के रूप में बदलना पड़ता है, इसलिए इसका नाम आ गया आजकल बर्मी कंपोस्ट। लेकिन गाय के गोबर में ऐसे ऐसे अद्भुत गुण हैं जिसका आप प्रयोगों के द्वारा सत्यापन हो रहा है। लेकिन हमें तो पारंपरिक रूप से हमारे अनुभव से पूरा तो ज्ञात ही था कि गाय के गोबर के प्रयोग से हमारी जो खेत है बहुत उर्वरक बन जाती है, उसमें हर तरह के पोषक तत्वों की उपलब्धता रहती है, किसी पोषक तत्व की कमी नहीं आती। और उसके माध्यम से हमारे खेतों में जो फसल लगती है उसको किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। आजकल तो जैसे हर तरह की बीमारियां लगती ही रहती हैं। तो वो जो गोबर का खाद है उसमें सारे गुण हैं। और अब
परीक्षणों से पता चला है कि यदि गोबर की बात करें तो गोबर के दो भाग रहते हैं, एक उसका ठोस भाग रहता है, दूसरा तरल भाग रहता है। ठोस भाग के भी कई रूप हैं, उसमें कुछ मिनरल्स रहते हैं, खनिज तत्व रहते हैं, कुछ विटामिन्स रहती हैं, कुछ ऐसे रसायन रहते हैं जिनकी अपनी स्पेशलिटी रहती है, अपनी गुणवत्ता रहती है। और उस ठोस भाग में एक चीज़ और रहती है, उसको कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज के कई रूप हैं, और ये जो गाय के द्वारा जो आहार सेवन किया जाता है, जो घास पात आहार के रूप में ली जाता है, उसके पाचित अर्धपाचित अंश रहते हैं। लेकिन गाय का जो दूसरा अंश है उसमें तो सैकड़ों तरह के एंजाइम्स रहते हैं, सैकड़ों तरह के ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। और ये बैक्टीरिया और एंजाइम जब गोबर के माध्यम से बाहर आते हैं तो इनके माध्यम से हमें हमारी जो भूमि है, हमारे जो खेत हैं, उनकी उर्वरता लौटती है। क्योंकि ये कीट जब उनको उपयुक्त माध्यम मिलता है, इनको उपयुक्त माध्यम उपलब्धता होती है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हर मिनट ये करोड़ों की संख्या में बढ़ जाते हैं। और ऐसे में देखते देखते कुछ हफ्तों के दौरान ही ये पूरी भूमि को बदल देते हैं। हमारी फसलों को हर तरह की जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी आपूर्ति कर देते हैं। इसलिए कभी हमें किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब तो कुछ ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि जिनसे इन जो उपयोगी बैक्टीरियास हैं या एंजाइम्स हैं उनको अलग करके कृत्रिम तरीके से कृत्रिम माध्यम में संवर्धित करके इनकी संख्या को बढ़ा लिया जाता है। और ऐसी कई जो सॉल्यूशन या कई ऐसे ठोस अर्ध ठोस हमारे पास ये जो बैक्टीरियास और एंजाइम उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से हम खेती कर सकते हैं। तो किसानों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है, किसानों को भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो रसायन आधारित जो खेती है उसका मुकाबला अपनी पारंपरिक खेती से कर सकते हैं। और ये करना भी ज़रूरी है, अन्यथा तो इस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय इस तेज़ी से किसान की लागत बढ़ रही है, उससे लगता है कि ना किसान सुरक्षित रहेगा ना समाज सुरक्षित रहेगा। तो हमें तो लौटना ही है, और पूरी दुनिया लौट रही है। वो जितनी तेज़ी से लौटे उनकी तुलना में यदि हम अपनी दृष्टि से बात करें, क्योंकि पिछले 100 सालों में अमेरिका और यूरोप की जो ऑर्गेनिक खेती की जो सीमा है अभी मात्र 7 से 10% बढ़ी है। लेकिन हमने तो पिछले 20 सालों में ही अपने खेत को या अपनी सोच को इतना बदल दिया कि 20 साल में हमने उतना कुछ प्राप्त कर लिया जितना कि वो पिछले 100 साल में प्राप्त नहीं कर पाए। तो किसानों को सोच लेना चाहिए, और हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध है। इसलिए यदि उनको भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय के गोबर आधारित जो खाद हैं, जो इंसेक्टिसाइड या दवाएँ हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो हमारी रसायन आधारित चीज़ों पर हावी हैं, उन पर प्रभावशाली हैं। उनके माध्यम से आप अच्छी से असल फसल ले सकते हैं। फसलें ले ही नहीं सकते, फसलों की मात्रा और जो उनकी उपयुक्तता है वो उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस संबंध में जानकारी लेनी है, आपको समझना है, उन एंजाइम को, उन बैक्टीरियाज के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर